सो हाय, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ये टॉपिक स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो सेमेस्टर 3 में है एंड कोई सी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक CUT, PG, IIT जैम और एन ISI। लेट्स ओके, ठीक है। तो आपको इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन और इफ़ यू आर इन सेमेस्टर, आई थिंक सॉरी, सेमेस्टर थर्ड नहीं, सेमेस्टर सेकेंड, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेमेस्टर सेकेंड में अगर आप हो तो दिस विल हेल्प यू। ठीक है, इस वीडियो में हमने पूरा नेशनल इनकम अकाउंटिंग को कवर करने की कोशिश करी है। ठीक है, ये पूरी सीरीज कुछ पार्ट्स में आएगी जिसके अंदर पूरा नेशनल इनकम अकाउंटिंग कवर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक नेम नेशनल इनकम अकाउंटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं, बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो भी स्टार्टिंग होती है ना, वो यहीं से होती है, राइट। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले समझ लेते हैं, उसके बाद टॉपिक पे हम रिटर्न आएंगे। लेट्स पहले थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, एक्चुअल में क्या हुआ था, जब हम बात करें पुराने टाइम की, लाइक 1929, दिस द पीरियड ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन, राइट। यूएसए में ग्रेट डिप्रेशन आया था। अब बहुत से बच्चों को ग्रेट डिप्रेशन के बारे में नहीं पता होगा, तो अगर नहीं भी पता है तो कोई इतना रिलेवेंट है नहीं अकॉर्डिंग टू। ठीक है, एग्जाम्स में ग्रेट डिप्रेशन से क्वेश्चन ऑफ कोर्स नहीं आने वाला। ठीक है, हमें बस इतना समझना है कि 1929 में तक ना, जब तक ग्रेट डिप्रेशन की बात कर रहे हैं तब तक कोई भी ऐसी कोई टूल नहीं था, कोई किसी भी टाइप का टूल नहीं था जिस टूल का यूज़ करके आप इकोनॉमी में होने वाली एक्टिविटी को मेज़र कर पाओ। इकोनॉमी में होने वाली एक्टिविटी को मेज़र कर पाओ, राइट। ऐसा कोई टूल नहीं था। अब ये कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, लाइक आपकी पूरी इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, राइट। बिकॉज इन पैरामीटर्स को हम पॉलिसीज फॉर्म करने में यूज़ करते हैं, राइट। पॉलिसीज बनाने में यूज़ करते हैं हम इन पैरामीटर्स को। बट ग्रेट डिप्रेशन टाइम तक ऐसा कुछ चीज़ें थी नहीं। इससे पहले क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जिनका मानना था कि भाई गवर्नमेंट का तो इंटरवेंशन ही नहीं होना चाहिए, राइट। ऐसी कुछ चीज़ें थी। हमें इतना डेप्थ में नहीं जाना बिकॉज इतना रिलेवेंट नहीं है, आगे की कुछ सीरीज़ में हम जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको चाहिए होगा तो स्पेशली मैं इस पर वीडियो बना दूंगा बाद में, ठीक है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। उसके बाद फिर कीन्शियन इकोनॉमिस्ट आए, राइट। जॉन मेनार्ड कीन्स आए जो बोलते हैं हाँ गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना ज़रूरी है, राइट। तो एक्चुअल में क्या हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन में इन्वेस्टमेंट एकदम लो हो गई थी, राइट। जो हाउसिंग के प्राइस थे, मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जाने वाला, ठीक है, बिकॉज हमें ज़्यादा नहीं जानना। जैसे मैं जस्ट यहाँ पे मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। जैसे हाउसिंग के प्राइस थे वो डिक्रीज कर गए थे, ठीक है। एक बैंक थी जो बैंकरप्ट हो गई थी। तो बहुत कुछ सिनेरियो हुए थे। लेकिन अब ये तो हो गया, ठीक है, आपकी पूरी इकोनॉमिक डिप्रेशन में चली गई, राइट। आप में इन्वेस्टमेंट एकदम कम हो गई, प्रोडक्शन बहुत गिर गया यूएसए में। बट ऐसा हो क्यों रहा था, इसको मेजर कैसे करोगे, ऐसा तो कोई टूल था ही नहीं उस टाइम पर। तो उसी के बाद यहाँ से जन्म होता है नेशनल इनकम अकाउंटिंग का। नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ठीक है। और ये करना क्यों ज़रूरी था, तो भाई देखो सिंपल सा है। आप मान के चलो आप वॉर में जा रहे हो, ठीक है, और वॉर में पहुंचने के बाद आपको पता चला कि हम तो अपने इक्विपमेंट्स घर ही भूल गए, राइट। तो कुछ ऐसा ही सीन है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन भी कर रखा है, अगर आप पढ़ोगे तो, द ग्रेट डिप्रेशन व्हेन द इकोनॉमी क्रैश्ड इन 1929 द गवर्नमेंट रियलाइज इट हैड नो एक्चुअल डेटा ऑन हाउ बैड थिंग रियली वर। ठीक है, कोई एक्चुअल डेटा था ही नहीं कि भाई जो भी सिचुएशन है कंट्री में वो कितनी वर्स है, ठीक है। सो आपको कैसे पता होगा कि जो आप, लेट्स सपोज आप टैक्स ले रहे हो कंज्यूमर से, ठीक है, और आप वॉर में हो,
तो आप अपने टैक्स से जो पैसा आ रहा है उसे वॉर की तरफ इन्वेस्ट करोगे, नॉर्मल सी बात है। वॉर के लिए इक्विपमेंट्स जो भी आप परचेज़ करोगे, ठीक है? मिलिट्री पे जो एक्सपेंडिचर करोगे आप वो करोगे, बट कितना करोगे? ऐसा तो है नहीं कि सारा ही कर दोगे, राइट? तो कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, ये सब मेज़र कहाँ से होगा, है ना? कितना पैसा हमको प्रोडक्शन पे लगाना चाहिए ताकि इकोनॉमी चलती रहे? तो इसका तो मेज़रमेंट का कुछ रहेगा ही नहीं, राइट? ये तो हमारे पास कुछ होगा ही नहीं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इन इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेज़र कैसे किया जाए। और यहीं पे कुछ इकोनॉमिस्ट आते हैं जिसमें से 2 मेन इकोनॉमिस्ट हैं। द फर्स्ट वन इज़ सॉरी, द नेम इज़ रिचर्ड स्टोन। रिचर्ड स्टोन। रिचर्ड स्टोन, ठीक है? रिचर्ड स्टोन। एंड द सेकंड वन इज़ साइमन कूजनेट्स। सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग बट कूज, हाँ ठीक है, ठीक है। They are two economists which which play a major role which play a major role to form national income accounting. National income accounting, राइट। इन्होंने अपना बहुत ज़्यादा ही कंट्रीब्यूशन दिखाया था नेशनल इनकम अकाउंटिंग में, एंड दैट्स वाई इनको इनके वर्क के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। नोबेल प्राइज़ भी मिला था इनको अपने वर्क के लिए, राइट। आई होप आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ आया होगा बिकॉज ये स्टार्टिंग है। एक्चुअल मैक्रो इकोनॉमिक्स, सॉरी मैं बात पर माइक्रो मैक्रो में कंफ्यूज कर दे रहा हूँ। एक्चुअली जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टार्टिंग होती है वो इन्हीं टॉपिक्स से होती है, राइट। तो एकदम बेसिक है, अगर कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ रहा है तो ये ग्रेट, ठीक है, ये ग्रेट टॉपिक है यहाँ से स्टार्ट करना, राइट, बिकॉज यहाँ से बेसिक स्टार्ट होता है। सो ठीक है, नोबेल प्राइज़ विनर थे ये अपने वर्क के लिए। इनने काफ़ी कुछ नेशनल इनकम अकाउंटिंग में कंट्रीब्यूट किया था, टू हाउ टू कैलकुलेट्स नेशनल इनकम अकाउंटिंग्स, और यू कैन से डिफरेंट पैरामीटर्स, ठीक है। तो सबसे पहले लेट्स लिख लेते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग होता क्या एक्चुअल में। नेशनल इनकम अकाउंटिंग measure the economy activity that happen during a given period of time, a given period of time। एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में इकोनॉमी के अंदर होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको मेज़र करने को ही हम बोलते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग। सिंपल, राइट। सो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था, मैंने बहुत शॉर्ट में ही बैकग्राउंड के बारे में बताया। आई होप आपको समझ आ गया होगा पूरा बैकग्राउंड। सो इतना काफ़ी है बैकग्राउंड, ठीक है। हम अपने मेन कंसेप्ट पे चलते हैं जहाँ से हमें अपना नेशनल इनकम अकाउंटिंग को स्टार्ट करना है। सो नेशनल इनकम अकाउंटिंग को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ 2 टॉपिक्स को समझना पड़ेगा। तो पहले उसको लिख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज़ इंटरमीडिएट गुड। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमीडिएट गुड्स? And the second one is
फर्स्ट चलो पहले इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में ही समझ लेते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, दोज गुड्स which are used as input in the production of other good, in the production of other good, in the production of other goods। वैसे गुड्स जिनका यूज़ हम दूसरे गुड्स को बनाने के लिए कर रहे हैं उन्हीं को हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं, राइट। विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। अभी मैं इसका एग्जाम्पल लूँगा तो उससे और क्लियर हो जाएगा आपको, बट उससे पहले एक और चीज़ यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, दिस कॉल्ड फाइनल गुड। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनल गुड्स? ठीक है, अभी अपने आगे की थ्योरी को समझाने के लिए मुझे इन दो टर्म्स को यहाँ पे डिफाइन करना ज़रूरी है, दैट्स व्हाई आई एम डिफाइनिंग हियर। So let's describe what is final goods. The final good, those goods that are ready to use, by the ultimate consumer, by the ultimate consumer, राइट। जो अल्टीमेटली कंज्यूमर डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जिनका फर्दर यूज़ प्रोडक्शन करने का काम नहीं है, जिन गुड्स को फर्दर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा, दिस इज कॉल्ड फाइनल गुड्स। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आई होप क्लियर हो जाएगा उस एग्जाम्पल से। जैसे कि आपने टिस्को का नाम शायद सुना होगा, टाटा एंड स्टील कंपनी, राइट। टिस्को, दिस वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टील कंपनी इन इंडिया, राइट। जमशेदपुर में इसका जो भी स्टील्स है, चलो उतना डेप्थ में जाके क्या करेंगे, ठीक है। हम टिस्को में क्या कर सकते हैं, ये एक स्टील कंपनी है, ठीक है, स्टील कंपनी, ठीक है। ये एज अ इनपुट क्या क्या यूज़ करती है, लाइमस्टोन, द सेकेंड इज कोल एंड थर्ड इज आयरन, ठीक है। ये तीनों क्या है, इस इंडस्ट्री के लिए इनपुट्स है, और ये इनपुट्स वो कहाँ प्रोवाइड करती है, ये प्रोवाइड करती है कार इंडस्ट्री को, कार इंडस्ट्री को, और कार इंडस्ट्री उससे कार क्रिएट करती है, राइट, उन स्टील का यूज़ करके। इनपुट यहाँ पे स्टील है, स्टील प्रोवाइड करेगी ना, ठीक है। तो स्टील कंपनी है टिस्को, जो इनपुट्स का यूज़ करती है, स्टील बनाती है। तो यहाँ पे ये जो स्टील है, बिकॉज ये कार के प्रोडक्शन में यूज़ हो रहा है, राइट, दैट्स वाई इट इज़ इंटरमीडिएट गुड। जो गुड्स किसी और के प्रोडक्शन में यूज़ करा जाता है, दिस कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड। एंड जिसका यूज सीधा कंज्यूमर करते हैं, दिस कॉल्ड फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स, राइट। सो ये बेसिक चीज़ थी, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अभी तक हमने जस्ट किन किन की बात करी है, फाइनल गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट्स गुड्स क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम अकाउंटिंग, एंड व्हाट इज़ द पूरा बेसिक, जो भी बेसिक था, राइट, बिहाइंड की स्टोरी क्या क्या थी, उस पर हमने डिस्कशन कर लिया, राइट। अब हम चलते हैं आगे। तो अब कंसिडर करो, राइट, कंसिडर, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द
consider there is only two firms in the economy. in the economy इकोनॉमी में सिर्फ दो ही फर्म्स हैं, राइट। अब हम ऐसे दो ही फर्म क्यों ले रहे हैं? फॉर द सिंपल रीज़न, ठीक है, ताकि हम सिंपली कैलकुलेट कर सके, कैलकुलेशन कर सके। अगर हम 5 फर्म 10 फर्म्स 20 फर्म्स भी लेंगे तो कोई इम्पैक्ट वैसे पड़ेगा नहीं, ओवरऑल सेम ही आना है, ठीक है। तो सिंपल रीज़न की वजह से हम 2 फर्म्स ले रहे हैं, राइट। और एक्चुअली ऐसा ही होता है कि हम रियल वर्ल्ड की जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको सिंपल बनाने के लिए कुछ अजम्पशंस लेते हैं, राइट। तो ऐसे ही ये कुछ अजम्पशन है कि हम सपोज कर रहे हैं कि पूरी इकोनॉमी के अंदर सिर्फ दो ही फर्म्स हैं, राइट। अब इन फर्म्स का नाम क्या है? द फर्स्ट वन इज ऑरेंज लिक एंड द जो इसको ऐसे आप बोल सकते हैं, जूस एंड द ऑरेंज। दिस कंपनी विल प्रोवाइड ऑरेंजेस, ठीक है। ये ऑरेंजेस का प्रोडक्शन करती हैं और इन्हीं ऑरेंज को कौन खरीदता है? दिस जूस कंपनी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जूस, ठीक है। और उस ऑरेंज का जूस बनाकर ये जूस कंपनी कंज्यूमर को सेल करती है, ठीक है। ऐसे ही होता है एक्चुअल में, रियल लाइफ में भी, है ना, कि एक कोई कंपनी होती है, लाइक यहाँ पे जैसे जूस है, वो कुछ इंटरमीडिएट मतलब इंटरमीडिएट गुड्स खरीदती है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, राइट। यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड कौन है? ऑरेंज। फाइनल गुड क्या है? जूस। एंड जो कि सेल होगा सीधा कंज्यूमर को। तो ये सिंपल सा सिनेरियो है। सो लेट्स स्टार्ट एंड रीड दिस डेटा कि हमको डेटा में क्या क्या गिवन है। ओके, जो ऑरेंज फर्म है उनके एक्सपेंसेस दे रखे हैं, राइट, कि वेजेस पेड टू एम्प्लॉय इज़ $15,000। ओके, जो उनके कितने खर्चे हैं, वो वेजेस 15,000 वो अपने एम्प्लॉय को वेजेस देते हैं और 5,000 वो टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। रेवेन्यू, उनको कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ? ऑरेंजेस को सेल करने के बाद उनका रेवेन्यू हुआ 35,000, ठीक है, जिसमें 10,000 उन्होंने पब्लिक को भेजे, मतलब जो भी नॉर्मल कंज्यूमर उनको बेचे, एंड जूस जूस कंपनी जो भी थी, जूस कंपनी जो है उनको 25,000, हाँ, $25,000 के ऑरेंजेस सेल करे। ओके, तो ये फर्स्ट डिस्क्रिप्शन है। इसी तरह सेकंड में भी यहाँ पे इनका दे रखा है कि जो जूस कंपनी है, राइट, उनके एक्सपेंसेस दे रखे हैं। उन्होंने अपनी एम्प्लॉय को वेज दिया, गवर्नमेंट को टैक्स पे किया, और ये भी आ गया कि 25,000 के उन्होंने ऑरेंजेस खरीदे थे, राइट। और उन्होंने रेवेन्यू कितना जनरेट किया? इट्स अ 40,000, राइट, 40,000। अब ये डेटा आखिर मैं यहाँ पे दे क्यों रहा हूँ, राइट। एक्चुअली वैसे तो ये बुक का ही डेटा है जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, बट ये डेटा से हम करना क्या चाहते हैं पहले उसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए एक सिंपल सा मैं बताता हूँ, ठीक है। मैं अभी जस्ट यहाँ पे डिफाइन ज़्यादा नहीं करूँगा, बस आप समझो अभी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हमको सीखनी है प्रोडक्ट अप्रोच, ठीक है, प्रोडक्ट अप्रोच। अब ये आप कहोगे प्रोडक्ट अप्रोच क्या होता है, तो सिंपल सा इसका आंसर मैं दूंगा, अभी थोड़ा वेट करो, ठीक है। पहले कुछ सीख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे प्रोडक्ट अप्रोच होता क्या है, ठीक है। तो प्रोडक्ट अप्रोच, इसी को हम बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड, एंड इसी को बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड राइट। एक ही चीज़ के बस 3 नाम है, इसको शॉर्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ GVA, ठीक है। एक ही चीज़ के बस 3 नाम है,
ठीक है। अब प्रोडक्ट अप्रोच में हम करते क्या है? तो देखो बहुत सिंपल है। प्रोडक्ट अप्रोच में हम क्या करते हैं, एडिंग द वैल्यू ऑफ goods and service produce in the economy, राइट। एक इकोनॉमी के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुए उनकी सारी वैल्यू को जोड़ देना, इसी को हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड या वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट अप्रोच। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास पूरी इकोनॉमी के अंदर दो फर्म्स है, फर्स्ट इज ऑरेंज एंड द सेकंड वन इज जूस, राइट। तो इनके अगर हम इन्होंने कितना टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया अगर हम उसको जोड़ें, ठीक है, तो वहाँ से हमारे पास ग्रॉस वैल्यू एडेड आ जाएगा, ये टोटल वैल्यू या वैल्यू एडेड आ जाएगा कि टोटल कितना वैल्यू एडेड हुआ है इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो वैल्यू एडेड निकालेंगे कैसे, पहले तो मैं वही लिख लेता हूँ। वैल्यू एडेड को कैसे फाइंड आउट करना है, तो टोटल सेल, हर फर्म ने कितनी टोटल सेल करी है उसमें से माइनस कर देना है इंटरमीडिएट या इंटरमीडिएट नहीं लिखते हैं, इनपुट लिख लेते हैं। जो भी उन्होंने इनपुट यूज़ करा है उनको हटा दो, राइट। तो हमें बस टोटल वैल्यू एडेड आ जाएगा। तो चलो कैलकुलेट करते हैं फॉर द ऑरेंज फर्म के लिए टोटल वैल्यू ऐड निकालते हैं, कितना वैल्यू ऐड करा है ऑरेंज फर्म ने। तो अगर मैं यहाँ से मैं पूछूं कि कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया है ऑरेंज फर्म ने, तो आप बोलोगे इन्होंने रेवेन्यू कितना करा है 35,000, राइट। 35,000 इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है। तो ऑरेंज फर्म ने कितना वैल्यू ऐड करा है, वैल्यू ऐड $35,000, राइट। इतना वैल्यू ऐड करा है और कैसे करा है, ऑरेंजेस सेल करके। सॉरी क्या हो गया, ऑरेंजेस सेल करके, ऑरेंजेस सेल करके, राइट। क्या इन्होंने कोई इनपुट यूज़ करा है, तो इनपुट तो इन्होंने कुछ भी यूज़ नहीं करा है, राइट। वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता कि इनपुट इन्होंने यूज़ ना किया हो, कि बिकॉज अगर आप ऑरेंजेस प्रोड्यूस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको लेबर की ज़रूरत होगी या कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत हो, कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा ऑफ कोर्स। तो इनपुट तो होगा, बट इस सिनेरियो में हमें यहाँ पे किसी भी टाइप का इनपुट गिवन नहीं है, तो दैट्स वाई यहाँ पे इनपुट क्या है, ज़ीरो। इनपुट क्या है, ज़ीरो। सो अगर मैं यहाँ से वैल्यू एडेड देखूँ तो ऑरेंज फर्म ने कितना वैल्यू ऐड किया है इकोनॉमी के अंदर, दिस इज कमिंग आउट $35,000, राइट। $35,000 ऑरेंज फर्म ने कंट्रीब्यूट किया इन द इकोनॉमी, इतनी वैल्यू ऐड करी है। सिमिलर अगर मैं जूस फर्म पर आता हूँ, सो इन्होंने कितनी वैल्यू ऐड करी है, लेट्स कैलकुलेट दिस। तो दोबारा से टेबल पर आते हैं, इन्होंने कितनी वैल्यू ऐड करी है। अब इन्होंने टोटल एक्सपेंस कितना करा है, रेवेन्यू 40,000 का, ठीक है। इन्होंने 40,000 का टोटल रेवेन्यू किया, दैट्स मीन $40,000 फ्रॉम सेलिंग जूस को सेल करके, राइट। क्या इन्होंने कुछ इनपुट यूज़ किया था, हाँ इन्होंने इनपुट यूज़ करा था, दिस इज 25,000 जो कि ऑरेंजेस इन्होंने कंपनी से परचेज किए थे। तो इन्होंने 25,000 का इनपुट यूज़ भी किया था,
25,000 का इनपुट भी यूज़ किया था। तो ओवरऑल जूस ने कितना वैल्यू ऐड किया इकोनॉमी के अंदर? दिस इज कमिंग आउट 40,000 माइनस 25,000 विच इज़ 15,000। द रिमेनिंग इज $15,000। सो जूस कंपनी ने टोटल $15,000 का वैल्यू ऐड किया इकोनॉमी के अंदर। तो यहीं से अगर मैं टोटल वैल्यू ऐड निकालूं, टोटल वैल्यू एडेड कि कितना टोटल वैल्यू ऐड किया, तो फर्स्ट से आया हमारे पास $35,000 एंड फ्रॉम सेकंड से क्या आया $15,000। सो टोटल आ जाएगा, दिस इज कमिंग आउट 50,000 ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू। ठीक है, तो पूरी इकोनॉमी के अंदर कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन हुआ, जस्ट वेट। तो पूरी इकोनॉमी के अंदर 50,000 का प्रोडक्शन हुआ है, राइट 50,000 का प्रोडक्शन हुआ है, ये हमने निकाला। ठीक है, एंड इसी को बोलते हैं हम प्रोडक्ट अप्रोच। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या था? इम्पॉर्टेंट था ये चीज़ कि जब हम वैल्यू एडेड निकालते हैं तो कंपनी कितना सेल कर रही है उसे तो हम काउंट करते हैं, बट उसमें से उनके इनपुट को हटा देते हैं। ठीक है, उनके इनपुट्स को माइनस कर देते हैं ताकि जो इनपुट है वो डबल काउंट ना हो जाए कैलकुलेशन में। सो सिंपल रखने के लिए इसलिए हमने 2 फर्म्स लिए थे। अगर यहाँ पे 5 फर्म होते तो हमें 5 बार ऐसी चीज़ें करनी पड़ती, राइट। तो सिंपल रीज़न से हमने यहाँ पे प्रोडक्शन निकाल लिया। ये टोटल प्रोडक्शन आया है हमारे पास, इकोनॉमी के अंदर टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, विच इज़ कमिंग आउट $50,000। सो आई होप ये आपको प्रोडक्ट अप्रोच समझ आया होगा अभी तक। हाँ ठीक है, अभी धीरे धीरे समझ आ जाएगा प्रोडक्ट अप्रोच और क्या होता है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में से और भी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। नेक्स्ट इज लेट्स गो फॉर द, कुछ और भी तरीका होता है, हाँ ऑफ कोर्स और भी एक तरीका है। नेक्स्ट सीखते हैं इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच, अब ये इनकम अप्रोच क्या होता है अभी सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में आएगा। जस्ट मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ और कुछ कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको बस वही कैलकुलेशन को समझना है कि हो क्या रहा है। ठीक है, जैसा कि नाम से आपको दिख रहा है इनकम अप्रोच मीन्स हम क्या करने वाले हैं, हेयर विल वी व्हाट है क्या हो गया, वी एड ऑल द इनकम इनकम अप्रोच में हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ प्रोडक्ट अप्रोच में हम क्या कर रहे थे, जितने भी वैल्यू थे गुड्स एंड सर्विस की जो प्रोड्यूस हो रही थी उनको ऐड कर रहे थे। तो इनकम अप्रोच में हम जितनी भी इनकम है उनको ऐड कर देते हैं। ठीक है, जितनी भी इनकम है। अब जैसे कि इसमें रुको या पहले डेटा पे आ जाओ, मुझे बताओ इनकम कहाँ से, इनकम है कहाँ, इनकम होगी कौन कौन सी, सिंपल सी बात है। सबसे पहले इनकम होगी वेजेस। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार समझा देता हूँ, पहले रुक जाओ। इनकम क्या क्या होगी, पहले इनकम का सोर्स है वेज। वेजेस किसके लिए इनकम होगी, वेजेस इनकम होगी लेबर्स के लिए जो इन फर्म्स में काम कर रहे हैं, राइट, उनके लिए वेजेस होगी इनकम। सिमिलर अगर मैं बोलूँ प्रॉफिट भी इनकम में काउंट होगा, राइट। प्रॉफिट किसके लिए इनकम है, फर्म ओनर, जो फर्म के ओनर है उनके लिए प्रॉफिट एक इनकम का सोर्स है। एंड द थर्ड वन इज टैक्सेस। टैक्सेस किसके लिए प्रॉफिट का काम कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ कोर्स, राइट। तो अगर हम इन तीनों जो भी हमारे पास तीनों इनकम का सोर्स है, अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमें यही चेक करना है। ठीक है, जब हम वेजेस प्रॉफिट और टैक्सेस को ऐड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो वेजेस ऐड कर लेते हैं।
ठीक है? दोनों ही कंपनी के वेजेस को ऐड कर लेते हैं। दोनों ही फर्म्स, कंपनी, जो भी बोलना है बोलो आप, राइट? सो यहाँ पर वेजेस पेड टू एम्प्लॉय 15,000 एंड द वेजेस पेड टू एम्प्लॉय 10,000, ठीक है? दोनों, एक कंपनी 15,000 पे कर रही है अपने टोटल वेजेस, एंड द सेकंड कंपनी इज पेइंग $10,000 टू इट्स लेबर, राइट? सो ऐड कर देते हैं दोनों के वेजेस को। तो वेजेस, फर्स्ट वेजेस क्या है? 15,000 थे, जो कि कौन सी कंपनी कर रही है? ऑरेंज। एंड द सेकंड वेजेस $10,000, जो कि कौन कर रहा है? जूस कंपनी, राइट? तो यहाँ से टोटल कितना आ जाएगा? टोटल वेजेस आ जाएंगे 25,000। 25,000, ये तो हो गए वेजेस, राइट? और दूसरी इनकम का सोर्स क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट, तो लेट्स प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो प्रॉफिट, क्या हमको प्रॉफिट गिवन है? नहीं, प्रॉफिट तो हमको गिवन नहीं है। जैसे फर्स्ट, अगर मैं इस फर्स्ट कंपनी की बात करता हूँ तो इसका प्रॉफिट कितना होगा? आप मुझे बताओ प्रॉफिट कितना होगा? इन्होंने टोटल रेवेन्यू कितना करा है? 35,000, जिसमें से 15,000 इन्होंने वर्कर्स को पे कर दिया, तो ये तो बाहर निकाल दो 35 में से। इसी तरह 5,000 भी हटा दो, राइट? तो कितना बचेगा? और कुछ भी है क्या? सोल्ड टू ऑरेंज, सोल्ड टू 35,000 का रेवेन्यू किया, राइट? हाँ, ठीक है। तो बचेगा ये 15,000, राइट? प्रॉफिट कितना आ जाएगा? $15,000, है ना? सिर्फ यही दो सोर्स हैं जो टोटल रेवेन्यू में से कट रहे हैं, और कुछ तो है ही नहीं। तो 15,000 यहाँ का प्रॉफिट आ जाएगा। तो ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे भी हमारे पास कितना आ गया? $15,000 का प्रॉफिट आ गया ऑरेंज की तरफ से। नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड फर्म का प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सेकंड फर्म का प्रॉफिट, इन्होंने कितना रेवेन्यू क्रिएट किया? 40,000, ठीक है? अब इनके क्या क्या एक्सपेंसेस थे कि इनको 10,000 अपने वर्कर्स को दिया, तो 10,000 को हम बाहर कर देंगे, तो बचेंगे 30,000, ठीक है? इन्होंने 25,000 के ऑरेंजेस भी परचेज किए थे, राइट, फर्स्ट फर्म से। तो उस 25 को अगर मैं हटा दूँ 30 में से, तो मेरे पास बचेंगे 5,000। एंड 5,000 के बाद इन्होंने 2,000 टैक्स भी पे किया गवर्नमेंट को, तो 2,000 और हटा दूँ तो बचेगा 3,000, एंड दिस 3,000 इज अ प्रॉफिट ऑफ दिस फर्म। सो ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट भी लिख लेते हैं। अब यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ? $3,000 का। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है? 15, 16, 17, 18, $18,000। $18,000 का प्रॉफिट हुआ है, राइट? तो ठीक है, हमने वेजेस कैलकुलेट कर लिए, टोटल वेजेस, फर्म्स के टोटल प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लिया, बस एक टैक्सेस रह गए, राइट? सो टैक्सेस भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तो ऑलरेडी हमको गिवन है, आई थिंक। सो टैक्सेस भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट के अगर मैं टैक्सेस की बात करूँ, तो यहाँ पे 5,000 है, और यहाँ पे 2,000 है, ओके, मतलब टोटल 7,000 है। तो फर्स्ट फर्म से कितना लिया जा रहा है? 5,000 टैक्स, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ नेम। और सेकंड फर्म से कितना लिया जा रहा है? $2,000। तो टोटल कितना हो गया? $7,000। सो हमारे पास 3 सोर्स थे इनकम के। फर्स्ट इज वेजेस, सेकंड वन इज प्रॉफिट, एंड थर्ड वन इज टैक्सेस। और कोई तरीका है ही नहीं इनकम के सोर्स का। सो अब अगर मुझे टोटल इनकम निकालनी है, टोटल इनकम, तो मैं इन सारे सोर्सेज को जोड़ देता हूँ,
ठीक है। अगर मैं वेजेस को जोड़ूंगा तो वहाँ से आ जाएगा 25,000, और अगर मैं प्रॉफिट को जोड़ूंगा तो वहाँ से आ जाएगा 18,000, और अगर मैं टैक्सेस को जोड़ूंगा तो वहाँ से आ जाएगा 7,000। सो अगर पूरा जोड़े तो कितना हो जाएगा ये 25, 18 एंड 7, दिस विल कमिंग आउट 50,000, राइट। 15,000, 50,000। सो ये हमारे पास आ गई टोटल इनकम, राइट। ठीक है, तो ये था हमारा इनकम अप्रोच। क्या और कुछ भी रह गया? हाँ, एक और चीज़ रह गई है। थर्ड चीज़ पे चलते हैं, और जिसको हम नाम देंगे एक्सपेंडिचर अप्रोच। एक्सपेंडिचर अप्रोच, एक्सपेंडिचर अप्रोच। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर अप्रोच को समझते हैं कि एक्सपेंडिचर अप्रोच होता क्या है। अभी ऑफ कोर्स हम इसे आगे तो समझेंगे, लेकिन अभी के लिए एक्सपेंडिचर अप्रोच में हम क्या करने वाले हैं, हम हाउ मच कंज्यूमर स्पेंड, हाउ मच कंज्यूमर कितना स्पेंड कर रहे हैं, हम उनको सम करने वाले हैं, राइट। तो चलो एक बार लिख लेते हैं। पहले यहाँ पे मैं लिख ही लेता हूँ, कंज्यूमर परचेस्ड, जस्ट वेट। कंज्यूमर कंज्यूमर परचेस्ड ऑरेंजेस। तो कंज्यूमर ने कितने ऑरेंजेस परचेज करें, बिकॉज तभी वो एक्सपेंडिचर करेंगे, खर्चे अपने। तो कंज्यूमर ने कितना यहाँ पे एक्सपेंडिचर किया है, 10,000, राइट। 10,000 ऑरेंजेस खरीदे हैं पब्लिक ने, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 10,000 सिमिलर कंज्यूमर परचेस्ड जूस कितना परचेज किया, ये रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ ऑरेंज जूसेस 40,000, ठीक है। 40,000 का रेवेन्यू है जूस को सेल आउट करके। इट मीन्स कंज्यूमर ने 40,000 के तो जूस ही परचेज किया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से टोटल एक्सपेंडिचर निकालूँ, टोटल एक्सपेंडिचर, तो वो क्या आएगा, 10,000 फ्रॉम द ऑरेंजेस एंड 40,000 मीन्स डॉलर, $40,000 फ्रॉम जूस। सो यहाँ से हमारा टोटल एक्सपेंडिचर्स विल कमिंग आउट 50,000, राइट। सो ये हमारा आ गया एक्सपेंडिचर अप्रोच से, ठीक है। अभी तक हमने 3 चीज़ सीखी। द फर्स्ट इज एक्सपेंडिचर अप्रोच, राइट। फिर हमने सीखा इनकम अप्रोच, एंड द फर्स्ट वन जो हमने करा था वो था प्रोडक्ट अप्रोच। अगर आप अब तीनों अप्रोच को ध्यान से देखो तो आप पाओगे कि प्रोडक्ट अप्रोच में आंसर कितना आया था, प्रोडक्ट अप्रोच में आया था 50,000। इनकम अप्रोच में कितना आया था, अगेन 50,000, एंड एक्सपेंडिचर अप्रोच अगेन 50,000। अब इसका क्या मतलब है, तो वो भी देख लेते हैं। इसका ये मतलब है, जब हमने टोटल प्रोडक्ट अप्रोच लगाया, राइट, प्रोडक्ट अप्रोच लगाया, ठीक है। प्रोडक्ट अप्रोच के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व किया। नेक्स्ट
हमने इनकम अप्रोच के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व किया और हमने एक्सपेंडिचर अप्रोच की तरफ से क्वेश्चन सॉल्व किया। एक्सपेंडिचर अप्रोच हमको क्या देखने को मिला कि तीनों ही अप्रोच से हमारे पास सेम वैल्यू आ रही है। ठीक है, हमने इकोनॉमी की टोटल मार्केट वैल्यू की कितनी मार्केट वैल्यू के गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुए हैं इकोनॉमी के अंदर, उनको ऐड किया। हमने इकोनॉमी की टोटल इनकम को ऐड किया, टोटल इनकम कि लोगों इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं उनकी सारी इनकम को जोड़ा। और एक्सपेंडिचर अप्रोच में हमने क्या किया, टोटल एक्सपेंडिचर जोड़ा कि लोगों ने पूरी इकोनॉमी के अंदर टोटल खर्चा कितना किया, एक्सपेंडिचर कितना किया है, राइट। और हमको तीनों ही तरीके से सेम आंसर मिला। ठीक है, अब इसी सेम चीज़ को हम बोलते हैं, इसी इक्वेशन को जिसमें तीनों हमें सेम देखने को मिल रहे हैं, इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ठीक है, इसी को बोलते हैं। और ये कुछ नहीं है, बस जीडीपी। ठीक है, आई थिंक आपको पता होगा जीडीपी क्या है, जिसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में ऑफ कोर्स करने वाले हैं। तो ठीक है, ये जीडीपी को कैलकुलेट करने के बस 3 तरीके, प्रोडक्ट अप्रोच, इनकम अप्रोच, एक्सपेंडिचर अप्रोच। ठीक है, तो जीडीपी को हमने वाई से कैलकुलेट कर लिया। एक और चीज़ यहाँ बता देता हूँ, चाहे प्रोडक्ट अप्रोच को भी हम वाई से देखेंगे। ठीक है, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो जीडीपी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जीडीपी को हम किससे नोट करेंगे, वाई से। सिमिलर अगर हम निकालते हैं प्रोडक्शन, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ध्यान रखना, प्रोडक्शन हो, इनकम हो, राइट, और एक्सपेंडिचर इक्विलिब्रियम लेवल पर। ठीक है, एक्सपेंडिचर इक्विलिब्रियम लेवल पे सबको हम किससे नोट करने वाले हैं, वाई के लिए। ठीक है, तो आपको बहुत जगह पे आगे चल के मैक्रो इकोनॉमिक्स में दिखेगा कि आप प्रोडक्शन और इनकम दोनों के लिए सेम सिंबल से डिनोट कर रहे हो, विच इज़ वाई। ठीक है, और वाई रिप्रेजेंट करेगा जीडीपी को भी। तो ये चीज़ आपको आगे चल के समझ आ जाएगी जब हम मॉडल्स पर आएंगे, लाइक ISLM मॉडल्स। ठीक है, आगे के मॉडल्स पे आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो अभी जस्ट मैंने ऐसे ही बता दिया इस चीज़ को। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ठीक है, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। आई होप इतना क्लियर हो गया। इस चीज़ को हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, जस्ट उसकी बात भी कर लेते हैं। ठीक है, जस्ट क्या करते हैं, हाउस होल्ड ले लेते हैं, एंड दूसरी साइड पे हम ले लेते हैं फर्म। ठीक है, फर्म्स ले लेते हैं। ठीक है, हम इकोनॉमी में ले मान के चल रहे हैं सिर्फ यही दोनों लोग, एक तो हाउस होल्ड है, फर्म्स है। ठीक है, और किसी सेक्टर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब क्या होगा, जस्ट मैं बना लेता हूँ। क्या होगा, हाउस होल्ड से क्या होने वाला है, हाउस होल्ड से फर्म को क्या मिलेगा। ठीक है, हाउस होल्ड फर्म्स को क्या प्रोवाइड करेंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, राइट। ये चीज़ आपने आई थिंक 9th 10th की इकोनॉमिक्स में पढ़ा ही होगा। फैक्टर प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल। ठीक है ना। हाउस होल्ड से क्या होगा भाई, लेबर जाएंगे, कुछ लोग काम करने जाएंगे फर्म्स में। ठीक है, या हाउस होल्ड फर्म्स को कोई जगह देगी। ठीक है, कोई बिल्डर है वो फर्म को लैंड दे रहा है ताकि वो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को कर सके, राइट। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देगा हाउस होल्ड, बदले में फर्म भी तो कुछ देगा, राइट। ऐसा तो है नहीं कि आप जाके मेहनत कर रहे हो और आपको बदले में कुछ मिले ना। तो
हाउस होल्ड को बदले में क्या मिलने वाला है? हाउस होल्ड को बदले में मिलेगा फैक्टर प्रोडक्शन दिया, आपको मिलेगी इनकम, आपको मिलेगी इनकम, राइट। आप वहाँ पे जाके फर्म में जाके आप लेबर प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको उसके बदले में इनकम मिलेगी। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। पहले मैं डायग्राम बना ही लेता हूँ, राइट। और ठीक है, अब मैं लिख लेता हूँ 2 मिनट। ठीक है, तो आपको फैक्टर प्रोडक्शन प्रोवाइड किया, बदले में इनकम मिली। अब फर्म क्या करेगा? गुड्स एंड सर्विस बनाएगा, और वो गुड्स एंड सर्विस हाउस होल्ड परचेज करेंगी, राइट। गुड्स एंड सर्विस हाउस होल्ड परचेज करेंगी, एंड बदले में हाउस होल्ड क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, राइट। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि यहाँ पे इनकम अप्रोच, एक्सपेंडिचर अप्रोच और गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ इसी को बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, सर्कुलर डायग्राम, सर्कुलर डायग्राम, ठीक है, कि कैसे जो इनकम अप्रोच है, जो इनकम अप्रोच है, राइट, जितनी इनकम यहाँ पे हमें दी हाउस होल्ड तक जा रही है उतना एक्सपेंडिचर हो रहा है और उतना ही गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट, यहाँ से ये प्रोडक्ट अप्रोच, यहाँ से ये एक्सपेंडिचर अप्रोच और यहाँ से ये इनकम अप्रोच। दैट्स वाई इस सर्कुलर डायग्राम से देख सकते हैं कि वाई दीज थ्री आर इक्वल। ठीक है, अब ये चीज़ मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, जस्ट वेट। राइट, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन PYQ में हमें देखने को मिला है। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, ये DU के सेमेस्टर सेकंड का PYQ है, जहाँ पे लिखा है वाई डू 3 मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग यील्ड्स द सेम मेजर ऑफ GDP। ठीक है, सेम आंसर आप यहाँ पे दे सकते हो बाय यूजिंग द सर्कुलर डायग्राम। ठीक है, आप ऐसा कोई एग्जाम्पल बना सकते हो और उसके थ्रू भी आप शो कर सकते हो कि वाई दीज थ्री आर इक्वल, राइट। मैंने आई थिंक काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया है। सो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।